Hello students, welcome to my KG classes English language and literature. Today we shall do the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is not his real name. It is his pen name. Pen name क्या होता है? जब कुछ राइटर्स अपनी राइटिंग्स को किसी एडॉप्टेड नाम से पब्लिश करते हैं तो उसे कहते हैं पेन नेम. तो बच्चों अब हम करते हैं पैब्लो नेरूदा की पोएम कीपिंग क्वाइट का थीम. थीम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड. मेडिटेशन ध्यान लगाना, इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस अपने एक्शंस को ध्यान लगा के सोचना कि हमने क्या गलत किया क्या सही किया. सेल्फ रियलाइजेशन अपने बारे में जानना, और यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड. ब्रदरहुड भाईचारा. इस पोएम में अब आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं. पोएट कहता है कि हमारे यहाँ पे जितने युद्ध हो रहे हैं या जितने इंसान को दुख मिल रहे हैं वो इन मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन से दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर हम सभी को अपना दुश्मन मानने की बजाय अपना ब्रदर समझने लगेंगे. अब है एप्टनेस ऑफ द नेम कीपिंग क्वाइट. बच्चे ये क्वाइट के स्पेलिंग ध्यान से याद रखेंगे आप. आमतौर पे बच्चे क्या कर जाते हैं, टी के बाद ई लगा देते हैं, बट एक्चुअली इट इज ईटी, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. यहां पे कीपिंग क्वाइट चुप रहना. The poet wants us to keep quiet, right? The poet wants us to keep still. Still रहना, शांत रहना, स्टैचू बन के चुपचाप बैठना. Do meditation for some time. Introspect our actions. This will give us incredible results. मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन हमें इनक्रेडिबल रिजल्ट्स देंगे. इसी वजह से ये नाम बिल्कुल सूटेबल है. बच्चे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन पॉम है क्या. बच्चे पॉम तो कोई वर्ड नहीं है. अगर अमेरिकन इंग्लिश की भी बात करें तो उसमें है पॉम, और लंबा है, और पोएम जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है. तो कंफ्यूजन क्लियर, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. अब है स्टैंजा 1. क्या डिपिक्ट करता है, द पोएट इज बीइंग परसुएसिव. परसुएसिव मीन्स किसी दूसरों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना. लेट अस रीड. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. पहले तो सबसे आप देखेंगे लास्ट वर्ड राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. ऐसी पोएम्स जिनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती उसको बोलते हैं हम रिटन इन ब्लैंक वर्स. इसमें राइम से ज्यादा रिदम पे एम्फेसिस होता है. अब देखिए हाइलाइटेड वर्ड्स देखें. 12, वी, फेस ऑफ द अर्थ, एनी लैंग्वेज, 1 सेकेंड, आर्म्स. कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनके जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं वो आपको समझने की जरूरत है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पोएट जब वी का यूज कर रहा है तो वो अपने आप को रीडर से अलग नहीं कर रहा. वो he is including readers as a unit, united फॉर्म में वो काम कर रहा है. इस तरह से वो हमारे लिए परसुएसिव बन गया है, क्योंकि वो हमें परसुएड कर रहा है विद हिज ओन एग्जाम्पल. वो ये नहीं कह रहा कि मैं काउंट कर रहा हूं तुम ये करो. नो, लेट अस डू. टुगेदरनेस की फीलिंग है यहाँ पे. अब आता है नंबर 12. नंबर 11 या 13 क्यों नहीं, क्योंकि 12 यहाँ पे टाइम को रेफर कर रहा है. और अगर आप क्लॉक देखते हैं तो उस पर कितने नंबर्स होते हैं, 12. हमारे महीने कितने होते हैं, 12. ज़ोडिएक साइंस कितने होते हैं, 12. तो यहाँ पे 12 कुछ मूवमेंट्स को
रेफर कर रहा है एक साइक्लिक, एक राउंड फिनिश होने के बाद पॉज को रेफर कर रहा है। ये एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल दे रहा है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम स्टैचू की तरह शांत होके बैठ जाएंगे। हम में पोएट और रीडर्स आ गए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट कंसिडरिंग द पॉलिटिकल बॉर्डर्स। ये नहीं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये चाइना है। नो पॉलिटिकल डिवीजन। द पोएट इज टॉकिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लेनेट। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा कम्युनिकेशन का काम करती है, लेकिन लैंग्वेज हमें बांटने का भी काम करती है। ये हरियाणवी है, ये गुजराती है, ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, तो ये हमें बांटने का भी काम करती है। तो एनी लैंग्वेज हियर स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक बैरियर्स। ये बाधाओं का भी काम करती है। तो इसलिए पोएट कहता हमें कोई किसी भाषा में नहीं बोलना है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मीन्स सम टाइम एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हमें अपनी बाजुओं को इतना नहीं हिलाना है। बाजुओं से मतलब क्या है? अवर एक्शंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ अवर एक्शंस आर डन बाय द आर्म्स। अब पोएट क्या कह रहा है कि हमें अपने पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को भूल के कुछ टाइम के लिए अपने सारे एक्शंस को रोक देना है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया फर्स्ट आंसर। अब आप देखिए इसके पोएटिक डिवाइसेस। 12 सिंबलिज्म, किस चीज का सिंबल है ये? नंबर्स ऑन द क्लॉक, zodiac signs, months. Let us सेकेंड और थर्ड लाइन में रिपीट हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? एनाफोरा का। वी विल, वो की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये है एलिट्रेशन। आपके इजी करने के लिए मैंने ये सेंटेंस बना दिया है जो इस स्टैंजा को समअप कर रहा है। द पोएट परसुएड्स अस टू टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट आवर एक्शंस। टेक अ ब्रेक, वो चाहता है कि हम इसमें अपने कामों से थोड़ी देर के लिए पॉज करें। आपको अब यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है? वर्ड्स का, परसुएड, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, और है पीस एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करना होता है मेडिटेट करना, उनके बारे में विचार करना। अब आपसे बहुत बार जो फ्रेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, वो भी मैंने आपके लिए कर दिए हैं। काउंट टू 12। इट इज अ सिंबल ऑफ नंबर ऑन अ क्लॉक, 12 months, 12 zodiac signs. The poet encourages the readers to take a collective break for some time and keep still and quiet. Collective break, उसने we कहा है, सबको कहा है। Then in any language, face of the earth. No territorial or linguistic barriers stop us from the noble work of meditation and introspection. नेक्स्ट stanza करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? Consequences of keeping quiet. कि अगर हम शांति रखेंगे तो उससे हमें मिलेगा क्या? हमें क्या फायदा पहुंचेगा? Let us read the stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. It, what it refers to? The moment when we shall be sitting quiet and still. कि जब हम ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैसा होगा वो क्षण? Exotic, unique, absolutely incredible, without rush, without engines. क्योंकि उस टाइम वहां पे ना तो कोई भागम भाग है, हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं सभी लोग, और वो रश, जल्दबाजी खत्म होगी उस टाइम में क्योंकि सभी शांत बैठे हैं। विदाउट
इंजन्स। इंजन यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है? ऑल मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पे ना तो कोई भागम भाग होगी, ना ही कोई शोर शराबा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ये जिंदगी में पहली बार होगा, इसीलिए ये अद्भुत होगा। स्ट्रेंजनेस अद्भुत, कि हम सब इकट्ठे हैं और सब एक बार में होगा, इसलिए ये सडन होगा, अचानक से होगा। अब पोएट क्या कह रहा है कि अगर हम चुप और शांत बैठेंगे तो हमें एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वहां पे कोई किसी को जल्दबाजी नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, बस एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस होगी। अब है आपके पोएटिक डिवाइसेस। रेपिटेशन ऑफ विदाउट। विदाउट रश, विदाउट इंजन, यहाँ पे विदाउट वर्ड की रेपिटेशन हो रही है, इसका है यहाँ पे मतलब एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। सडन स्ट्रेंजनेस, स की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये है यहाँ पे एलिट्रेशन। आपका सिंप्लीफाइड स्टेंजा, अचीवमेंट क्या होगी हमारी? अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विच वॉज देयर नेवर बिफोर। हेट्रेड विल बी रिप्लेस्ड बाय लव एंड टुगेदरनेस। क्लियर? तो आपने यहां पे देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको याद करने। एग्जॉटिक, यूनिक, विदाउट रश, विदाउट नॉइस, ये वर्ड्स आप माइंड में रखेंगे। और जो एक्सप्लेन करने वाले फ्रेजेस हैं वो हैं एग्जॉटिक मूवमेंट। बाय कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल वी शैल फील अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस all across the earth. It will be an unusual and unique experience. तो सिंपल भाषा में आपको सारा कंटेंट मिल गया। सडन स्ट्रेंजनेस आपको जब एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो आप लिखेंगे we will feel some relief and internal pleasure when we stop all our actions for some time. It will be a strange experience of self-realization which will come suddenly. सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना। अक्सर क्या होता है, हमें सबका पता होता है, अपना ही नहीं पता होता। लेकिन अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम अपने बारे में जानेंगे। थर्ड स्टैंजा क्या बता रहा है आपको? रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस विद नेचर। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि ये नेचर जो है हमारे लिए को एग्जिस्टेंस है। वी हैव टू को एग्जिस्ट विद अदर क्रिएचर्स। लेट अस सी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कोल्ड सी कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है कि इंसान अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है और नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कोल्ड यहाँ पे वाटर ऑफ द सी इज कोल्ड एंड अदर मीनिंग इज दैट मैन इज बिकमिंग कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? क्रूअल। हर्ट हैंड्स, जख्मी हाथ। वुंडेड, हर्ट के लिए वर्ड आएगा वुंडेड, जख्म हुए भी हैं। लेट्स सी व्हाट द पोएट सेज। Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fishermen इंट्रोस्पेक्शन में रियलाइज करेंगे या थोड़ी देर के लिए अपनी एक्शंस को जब रोक देंगे तो whales will be saved. वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो उनको हंट नहीं करेंगे। कोल्ड सी में काम करके इंसान अपने आप को तो परेशान कर ही रहा है और नेचर के साथ बहुत ही क्रूअली बिहेव कर रहा है। जबकि हमें ये समझना है कि नेचर रिलेट्स टू व्हेल्स एज मच एज इट रिलेट्स टू मैन। ये धरती उतनी ही दूसरे जानवरों की है जितनी हमारी है, और हम नेचर को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में साथ हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे?
and the man gathering salt would look at his hurt hands. कि वो लेबरर जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा कर रहा है, वो भी जब इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो वो देखेगा अपने जख्मी हाथों को, वुंडेड हैंड्स को, और सोचेगा उसको ये सब करना चाहिए या फिर उसको अपने आइडियाज को, अपने प्रायोरिटीज को रीइवेल्युएट करना चाहिए. तो पोएट वांट्स टू से दैट वी आर हर्टिंग not only the nature but also ourselves in our rat race for material goods. धन दौलत सक्सेस को अचीव करने के लिए हम भागम भाग जिंदगी जिए जा रही हैं और उससे हम सबका ही नुकसान कर रहे हैं. पोएटिक डिवाइसेस, कोल्ड, फन है. यहाँ पे फन क्या होता है? जिस वर्ड में एक से ज्यादा मीनिंग हो. कौन कौन से मीनिंग है? कोल्ड वाटर, कोल्ड ब्लडेडनेस ऑफ मैन, बता चुकी हूं. कोल्ड ब्लडेडनेस, क्रुएल्टी. हर्ट हैंड्स, ह की साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन. द सी, द वेल्स, सिंबोलिज्म. ये सिंबॉलिक हैं किस चीज के? वास्टनेस एंड कोएग्जिस्टेंस. कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी सी दुनिया को हम दूसरे एनिमल्स, दूसरे क्रिएचर से शेयर करते हैं. एक और बात है, फुल स्टैंजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या होता है? जब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जक्सटापोज कर दिए जाते हैं, नजदीक नजदीक रख दिए जाते हैं एक ही सेंटेंस में, तब उसको हम बोलते हैं एंटीथीसिस. और फिशरमैन का तो काम ही फिशिंग करना है, वो व्हेल्स को हार्म नहीं करेगा. एंटीथीसिस. मैन गैदरिंग सॉल्ट, अपने अगर हाथ देखेगा तो वो गैदर कैसे करेगा? तो ये भी एंटीथीसिस. अब आपको एक्सप्लेन करने वाले फ्रेजेस देखने हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. Fishermen hunting the whales in cold waters of the ocean are being very cold-blooded. Whales are threatened with extinction. Thus, man is threatening many species in his quest for material gains. Material gains होता है भौतिक उपलब्धियां, उनको पाने के लिए. क्वेस्ट होता है डिजायर, लस्ट. इसके चलते हमने बहुत सारी स्पीशीज को यहां से एक्सटिंक्ट कर दिया. हमें पता है ना, वेल्स की काफी वेराइटीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और उसका फूड चेन पे असर पड़ता है और अल्टीमेटली वी थ्रेटन आवर लाइफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैन कलेक्टिंग साल्ट. इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? अ लेबरर हर्ट्स हिज ओन हैंड्स टू गेट सम मनी. विद इंट्रोस्पेक्शन ही विल रियलाइज the harm he is causing to himself and nature. Next stanza, violence and destruction. मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉइंट की बैकग्राउंड क्या थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर होके हटा था कुछ साल पहले. तो अब वो कह रहा है कि हम अपने ही एक्शंस के साथ इसके लिए जिम्मेवार हैं. जैसे लेट अस रीड, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Green wars, deforestation, war against nature. Those many people, administrators, leaders, scientists, army men, वॉर्स विद गैस. विद गैस कौन से वॉर्स हैं? जो केमिकल से लड़े जाते हैं. विद फायर, विद एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, असला, गोला बारूद. विक्ट्री, जीत. सर्वाइवर्स, बचे हुए जिंदा लोग. क्लीन क्लॉथ्स, वर्ड डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मतलब ये क्या है? ऑल नेगेटिविटी, विदाउट नेगेटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड. ब्रदर्स, जो दुश्मन है वो भाई जैसे बन गए. शेड, प्रोटेक्शन. शेड का काम क्या होता है? सूरज की गर्मी से प्रोटेक्शन देना. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes.
ये 3 लाइनें तो उसने वॉर को एक्सप्लेन करने पे लगा दी, लेकिन दोज किससे जुड़ रहा है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। तो दोज कौन कौन है वो मैं आपको बता चुकी हूं। वो सारे क्या किस चीज में काम कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा है। तो इन सब के जिम्मेवार कौन है? लीडर्स। वो क्या करेंगे? वो अब साफ कपड़े पहनेंगे। दे वुड बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ पीस। साफ कपड़े पहनने का मतलब उनकी अपने दिलों से नेगेटिविटी, हेट्रेड निकाल देंगे और एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आगे आएंगे। तो जो दुश्मन जिनको मानते थे वो भी उनको कैसे हो जाएंगे? भाइयों जैसे। एंड इन द शेड का मतलब है तो इस तरह से मैनकाइंड वुड बी सेव्ड फ्रॉम द वॉर्स। अब यहां पे रह गई हमारी एक लाइन, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पोएट क्यों चाहता है कि हम लड़ाइयां ना करें? क्योंकि दीज वार्स आर वेस्टफुल। इसमें कोई नहीं जीतता है। अगर एक देश जीत भी जाता है तो उसके भी तो लोग मरते हैं ना, उसके भी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है। अब आप यूक्रेन और रशिया के वार को ही देख लो। यूक्रेन एकदम से नष्ट हो चुका है, इतना प्रोस्परस देश नष्ट हो चुका है। तो अगर वो जीत भी जाता है तो देयर विल बी नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री। तो इस तरह से अगर हम कुछ ना करें, अपनी इस एक्टिविटी से पॉज ले लेंगे, तो हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा, लव होगा और प्रोटेक्शन होगी। पोएटिक डिवाइसेस, रेपिटेशन ऑफ वॉर्स। 3 बार वॉर्स वर्ड यूज हुआ है तो ये क्या है? रेपिटेशन है। वॉर विद क्लीन क्लोथ्स। वॉ की साउंड रिपीट हो रही है, क की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये है एलिट्रेशन। शेड, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म ये किस चीज का सिंबल है? प्रोटेक्शन का, सेफ्टी का। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, एंटीथेसिस। 2 आइडियाज, ऑपोजिट आइडियाज बराबर में रख दिए। रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड। कहां पे वॉल साउंड रिपीट हो रही है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। ओ की साउंड जो है रिपीट हो रही है और ऐसे को हम पोएटिक डिवाइस का नाम क्या देते हैं? एसोनेंस। अब है आपके फ्रेजेस। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेस्टफुलनेस ऑफ वॉर्स। वी लूज इवन इफ वी विन। अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी हारते हैं। Victory should be a cause of celebration, but ironically, it becomes a curse when no one is left to enjoy it. Next is walk with their brothers. The men, for example, politicians, scientists, and leaders, etc., who engage in wars will realize their folly. Folly means galti. And establish a world of universal brotherhood. The mankind will get protection from wars. 5th stanza talks about the clarification from poet. पोएट को न जाने क्यों ये ऐसा लगता है कि शायद वो ये बात समझाने के लिए successful नहीं है that he has been talking about a pause, not an end. He is talking about a break for some time only. उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग उससे ये सोचेंगे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, भगवान सब कुछ करेगा। पर इसीलिए वो क्लियर करता है कि मेरा मतलब ये नहीं है। इनएक्टिविटी मीन्स एब्सोल्यूट avoidance of activity, no activity. It is about means moving on, आगे बढ़ना. Truck means association. Single minded means पूरी तरह से एक ही साइड पे फोकस्ड. Moving, progressive. Interrupt, रुकावट डालना. Threatening, किसी को नुकसान पहुंचाना.
Let us read. What I want should not be confused with total inactivity. कि मैं आपको कह रहा हूं कि काम मत करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से काम छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जिंदगी का नाम ही चलते रहना है, और अगर आगे नहीं बढ़ते, हम काम नहीं करते, वो क्या है? डेथ है. और मैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मैं डेथ से तो एसोसिएट होना ही नहीं चाहता. If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt. हमारे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है पोएट को. किस चीज से प्रॉब्लम है? कि हम बिल्कुल सिंगल माइंडेडली सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते रहते हैं. हम अपनी मटेरियल अचीवमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं. उसके अलावा उनके कॉजेज, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम सोचते ही नहीं है. इस चीज से उसे प्रॉब्लम है. वो क्या कह रहा है कि बजाय हम सिंगल माइंडेडली ये सोचने के बजाय अगर हम थोड़ी देर अपना ब्रेक ले लें, कुछ ना करें, तो एक ग्लोबल साइलेंस आ जाएगी. ह्यूज, बहुत बड़ी ग्लोबल साइलेंस आ जाएगी, जिससे कि हमारी सैडनेस कम हो जाएगी. Why does the poet assume that we are sad? या फिर ये सैडनेस कहां से आ रही है? According to the poet, we do not realize what are our requirements, what gives us happiness. बस भागम भाग सुबह से शाम तक पिलर टू पोस्ट अपने काम में लगे हुए हैं. वो काम हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है या वाकई में हमारी जिंदगी को खुशहाल बना रहा है, इस बारे में तो हम सोचते नहीं. तो दैट इज वाई वी आर सैड, वी आर नॉट हैप्पी. और एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. वो हमारा अंत है. थोड़ी देर के लिए पॉज लेना हमारा अंत नहीं है. हमारा अंत क्या है कि अगर हम बिना पॉज लिए, बिना रुके, बिना थके काम करते जा रहे हैं, तो वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. क्योंकि नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एक टाइम आएगा कि जिन चीजों की हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वही हमें इस धरती पे नहीं मिलेंगी. पोएटिक डिवाइसेस हैं व्हाट आई वांट. वो साउंड रिपीटेड है, एलिट्रेशन. एंड फॉर वंस से लेके आवरसेल्व्स विद डेथ. एक बार अगर हम रुके तो हम उसको सोच पाएंगे. ये है एंजैम्पमेंट. एंजैम्पमेंट कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? जब वहां पे कोई पंचुएशन मार्क यूज ही नहीं होता. लंबे सेंटेंस में, 2-3 सेंटेंसेस में कोई पंचुएशन मार्क नहीं यूज हो रहा है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्पमेंट. अब एक्सप्लेन्ड फ्रेजेस हैं. टोटल इनएक्टिविटी. द पोएट डज नॉट वांट अस टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर एवर. Importance is ever. He wants us to keep quiet and still only for some time. Total inactivity is equal to death. Next is this sadness of never understanding ourselves. We are working tirelessly day and night, tirelessly बिना थके, to achieve happiness, right? Ironically, this rat race brings sadness with a sense of failures and losses. Thus, we go on working without understanding our needs for a happy and healthy life. समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टैंजा, जिसके अंदर पोएट अपने आप को री एम्फेसाइज कर रहा है. जैसे Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट को लगा कि अभी भी मैं शायद अपना पॉइंट क्लियर करने में कामयाब नहीं हुआ हूं, तो वो एक एग्जाम्पल देता है कि ये चीज हमें तो अर्थ भी सिखाती है. अर्थ कैसे सिखाती है और क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि अगर हम थोड़ी देर शांत रहेंगे तो वो डेथ नहीं है, वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं है.
जैसे कि अर्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। डे एंड नाइट, नाइट को एवरीथिंग इज साइलेंट एंड स्टिल, ऐसा लगता है कुछ नहीं है धरती पे, लेकिन द लाइफ इज बजिंग इन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसे ही ठंडे देशों में ड्यूरिंग विंटर ऐसा लगता है कोई लाइफ नहीं है, बट अगेन द सीजन चेंजेस एंड देयर इज लाइफ। और आपके पास सीड है जो क्या लगता है डेड और इनर्ट, लेकिन जैसे उसको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलते हैं इट स्प्राउट्स एंड फुल ऑफ लाइफ। तो इस तरह से पोएट कहता है कि धरती हमें ये बेटर क्लियर कर देगी कि जो थोड़ी देर की शांति है उसका मतलब जिंदगी का एंड नहीं है। लास्ट टू लाइन आपकी फर्स्ट टू लाइन जैसी हैं, पर एक डिफरेंस है कि इसमें आई विल लिखा है, उसमें क्या था वी। अब ऐसा लगता है कि दैट द पोएट हैज बीन अ टॉर्च बियरर, अब उसका काम पूरा हो चुका है, वो शांति का संदेश दे चुका है, अब वो जा सकता है, ही कैन लीव। और दूसरे काम जो रीडर्स हैं उसकी जो शांति का जो मैसेज है दे विल कैरी ऑन। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मीन्स द मैसेज विल बी कैरिड ऑन बाय द रीडर्स। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस, अर्थ पर्सोनिफिकेशन, अर्थ को टीचर बना दिया है, टीचर की तरह उसको कह रहे हैं कि हमें सिखाएगी। और व्हेन एवरीथिंग से लेके टू बी अलाइव, इमेजरी, एक्सप्लेनेशन, द अर्थ कैन टीच अस, अ सीड सीम्स डेड एंड इनर्ट, व्हेन इट स्प्राउट्स इट इज फुल ऑफ लाइफ। In this way, man can learn to be quiet and still for a while. For a while means thoda time. And be not confused with total inactivity. I will count. Poet is the torch bearer of universal peace and brotherhood. He has done his job of spreading awareness. Now he can leave. The readers will carry on the torch. अब है मैसेज ऑफ द पोएम। द पोएट अर्जेस द रीडर्स, अर्ज करना, एनकरेज करना, क्या करने के लिए एनकरेज कर रहा है। और रीडर्स कैसे हैं, द पीपल अक्रॉस द अर्थ, पूरी दुनिया के लोगों से बात कर रहा है, वो किसी एक देश के एक एरिया के खास लोगों से बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी खास धर्म के लोगों से बात कर रहा है। The poet urges the readers to forget their territorial and linguistic barriers. They should stop hurting nature and themselves in a rat race for material gains. They should do meditation and introspection for the realization of self and the world around. This will bring universal peace and brotherhood. So, students, आपको पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपकी कन्वीनियंस के लिए सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उनको रिवाइज करिए, उनको लर्न करिए। आई एम श्योर यू विल पास द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। विश यू लक एंड गुड बाय।